एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे बच्चों, क्लास 11 के एनसीईआरटी से, और ये है चैप्टर नंबर 7 जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन को। सो आप लोग अपनी एनसीईआरटी ओपन कर सकते हैं बच्चों। एग्जाम्पल 7.2 तक हम पहुंच गए थे। तो अगर मैं आपको पेज नंबर बताऊं बच्चों तो ये है 147। तो पेज नंबर 147 पर एग्जाम्पल 7.2 देखेंगे, जिसमें है वो बोलने जा रहा है सेंटर ऑफ मास निकालना है आपको ट्रायंगुलर लैमिना का। इससे पहले अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो ऑब्वियसली जो इन सेंटर है या उसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर है वही उसका सेंटर ऑफ मास होता, होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन होने पर मास का। तो यहाँ तरीका बताया था, लैमिना डेल्टा एल एम एन may be subdivided into narrow strips each parallel to the base mn as shown। ऐसे हम बता सकते हैं। By symmetry each strip has its center of mass at its midpoint। ठीक है, सही बात है। If we join the midpoint of all the strips we get the median LP। वो median हमें मिल जाएगी LP। The center of mass of the triangle as a whole therefore has to lie on the median LP। तो डेफिनेटली इस पर होना चाहिए क्योंकि हर स्ट्रिप का सेंटर इस मीडियन पर होगा। सो ये लॉजिक अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, सिमिलरली वी कैन आर्ग्यू दैट इट लाइज ऑन मीडियन एम क्यू। हर एक मीडियन पे होना चाहिए क्योंकि उस मीडियन के अबाउट हम स्ट्रिप्स बांट सकते हैं बच्चों। तो ऐसी सिचुएशन में फिर से हम ये कह सकते हैं कि जो सेंट्रॉइड है, चाहे ट्राइंगल इक्विलेटरल हो या ना हो, उसका जो सेंट्रॉइड है वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। दिस मीन्स दैट सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन द पॉइंट G, point of concurrence of the medians, that is on the centroid G of the triangle। तो बच्चों ये हमने समझा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 7.3 की, जिसमें हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है यूनिफॉर्म एल शेप्ड लैमिना का, जो कि एक थिन फ्लैट प्लेट है जिसकी डायमेंशन जिस तरह से दिखाई है, द मास ऑफ द लैमिना टोटल जो है 3 किलोग्राम है। हाँ, डायमेंशन कुछ इस तरह की है, इस तरह से ये फैली हुई एक परत है ना, सीडी नुमा दिख रहा है हमको। तो इसका सेंटर ऑफ मास हमें डिटरमाइन करना है। तो इसमें आसान बात क्या है, अजम्पशन ये है कि जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म है, मास डिस्ट्रीब्यूशन होमोजेनियस है। अगर आपसे कहते हैं कि भारत का सेंटर ऑफ मास निकालिए जहां पे मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है अगर, तो फिर बड़ा मुश्किल काम हो गया। हिमालय जहां है, हिमालय पर्वत, वहां पर तो आप समझ गए होंगे क्या स्थिति है। पर अगर भारत में यूनिफॉर्म मान सके मास डिस्ट्रीब्यूशन को, तो हमें करना क्या है, सिंपली भारत का नक्शा लेकर एक गत्ते पर चिपकाना है, उसकी कटिंग कर लेंगे हम उस शेप में, और अब पेंसिल की नोक पर उसको बैलेंस करेंगे। जिस पॉइंट पर बैलेंस हो जाएगा, मध्य प्रदेश में शायद आपको कहीं मिले वो पॉइंट, तो ये एक्टिविटी करना बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। आप में से कोई बच्चा शायद भारत के सेंटर ऑफ मास पर रहता हो, है, आपका घर सेंटर ऑफ मास से कितना दूर है कैलकुलेट करके निकालना। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। चूजिंग द एक्स वाई एक्सिस as shown in figure 7.11, we have the coordinates of the vertices of the L-shaped lamina as given in the figure। We can think of the L shape to consist of 3 squares, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका है ना, और इस तरीके का इस्तेमाल हम आगे और भी कई शेप्स का सेंटर ऑफ मास निकालने में करेंगे। द मास ऑफ ईच स्क्वायर इज 1 kg, क्योंकि टोटल मास 3 kg है और तीनों स्क्वायर आइडेंटिकल हैं। सिंस द लैमिना इज यूनिफॉर्म, द सेंटर्स ऑफ मास C1, C2 and C3 of the squares are by symmetry their geometric centers and have coordinates। तो हमने क्या किया, इन स्क्वायर्स के कोऑर्डिनेट निकाल लिए C1, C2 और C3 के। तो वो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, सिमेट्री से हम देख सकते हैं। C1 के कोऑर्डिनेट होंगे हाफ एंड हाफ, इधर से आधा गया और इधर से आधा गया। अच्छा, C2 के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3/2, डेढ़ आ गया, एक स्क्वायर पूरा यहाँ 1 हो गया और ये 1.5, 3/2 एंड हाफ, हाइट जो है उसकी हाफ है। देन C3 के कोऑर्डिनेट्स होंगे, x कोऑर्डिनेट होगा हाफ और y कोऑर्डिनेट होगा 3/2 रिस्पेक्टिवली। We take the masses of the squares to be concentrated at these points, और तीनों का मास तो सेम है 1 kg है, तो काम हमारे लिए आसान हो गया। कल फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था,
यानी लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल एल शेप एक्स वाई इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज मास पॉइंट्स। तो वो हम निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास x इक्वल टू 1 इंटू हाफ प्लस 1 इंटू 3/2 प्लस 1 इंटू हाफ। अब 1 तो कॉमन है, 1 कॉमन ले सकते थे हम और 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ भी नहीं रहा है। तो 5/6 मीटर x आ जाता है और y आ जाता है 5/6 मीटर, यानी दोनों x और y 5/6 आ जाते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ द एल शेप लाइज ऑन द लाइन OD। वी कुड हैव गेस्ड दिस विदाउट कैलकुलेशन। हम अंदाजा लगा सकते थे क्योंकि सिमेट्री ही इस तरह की है। OD, वेयर इज O, दिस इज O एंड दिस इज D। तो इस लाइन पर कहीं लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास OD पर लाई करेगा। तो वो 5/6 मीटर आपको मिल रहा है। इधर से 5/6, इधर से 5/6, यानी एक से थोड़ा कम है। 5/6 मीन्स एक से थोड़ा कम। सो figure 7.11 had different masses. How will you then determine the center of mass of the lamina? तो 7.11 की बात करें, फिगर 7.11 कौन सा ये रहा? डिफरेंट मासेस। अगर मासेस अलग अलग होते तो फिर आप कैसे निकालते? तो मास डिस्ट्रीब्यूशन अभी तो यूनिफॉर्म है। अगर इन तीनों स्क्वायर्स के मास डिफरेंट डिफरेंट होते पर इंडिविजुअली एक स्क्वायर का मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता तो भी हमारे लिए आसान था, हम उसको ऐसे इसी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते थे। तो बच्चों ये जो पर्टिकुलर शेप है इसकी बात करें तो मार्केट में ऐसे खिलौने, कई खिलौने आते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने ईगल दिखाया था आपको, जो ऐसी चील आती है जो पंख यूं फैलाए हुए होती है और पंख आगे की तरफ फैले तो उसकी चोंच पर उसको बैलेंस कर सकते हैं। ऐसे और भी कई खिलौने मार्केट में अवेलेबल हैं जो बैलेंसिंग पर बेस्ड है। तो जो नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आर्टिकल 7.3, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है जब आप पटाखे फोड़ते हैं, बम की बत्ती जलाकर फेंकते हैं। अब बम जब फटता है हवा में तो अगर उसके पार्टिकल्स को आप देख पाए तो आप सेंटर ऑफ मास के मोशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। Equipped with the definition of the center of mass, we are now in a position to discuss its physical importance for a system of particles. We may rewrite equation 7.4d। 7.4d को जनरलाइज करके हमने लिखा m into r, यानी टोटल मास बॉडी का, और r उसका जो है सारा का सारा मास अगर हम कैपिटल R डिस्टेंस पर सेंटर्ड मान लें ओरिजिन से, तो mr जो है मासेस का मोमेंट हो गया, इक्वल टू सिग्मा mi ri, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको हम। तो वो होगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डैश डैश mn rn। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बच्चों हमें मिलता है m टाइम्स dr बाई dt इक्वल टू m1 टाइम्स dr1 बाई dt, m2 टाइम्स dr2 बाई dt प्लस डैश डैश mn टाइम्स drn बाई dt। और हम जानते हैं dr बाई dt इज नथिंग बट वेलोसिटी। तो यहाँ पर dr बाई dt वेलोसिटी हो गई सेंटर ऑफ मास की, और ये हो गई dr1 बाई dt फर्स्ट पार्टिकल की, एंड सो ऑन। तो mv हो गया m1 v1 प्लस m2 v2 अप टू mn vn। तो ये हमने वेलोसिटीज में रिलेशन निकाल लिया। तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के वेलोसिटीज का प्रोडक्ट उनके मासेस के साथ पूरी बॉडी का जो नेट मास है उसका प्रोडक्ट जो होगा उसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के साथ उसके बराबर होगा। ये सारा सम where v1 है dr1 by dt is the velocity of the first particle, v2 dr2 by dt is the velocity of the second particle, etc. and v equal to dr by dt is the velocity of the center of mass. Note that we assumed the masses m1 m2 etc. do not change in time. ये masses समय के साथ नहीं बदल रहे हैं बच्चों, ऐसा हमने माना है। ठीक है, मास टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे, मास कांस्टेंट है। We have therefore treated them as constants in differentiating the equations with respect to time. तो हमने उनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया है। तो मास कांस्टेंट है, बाहर निकल लिया, m टाइम्स dv by dt, दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, एक बार किया फिर दोबारा किया, इक्वल टू m1 टाइम्स dv v1 by dt, m2 टाइम्स dv2 by dt एंड सो ऑन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अपनी अपनी किताब में देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो
एक्सेलेरेशन को, अगर सेंटर ऑफ मास के एक्सेलेरेशन को कैपिटल ए से मैं दिखाऊंगा तो ये एम ए हो गया, m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस। बच्चों ये जो सारे फॉर्मूले हमें मिलते जा रहे हैं 7.8 7.9, ये सब कई न्यूमेरिकल्स में हमारे काम आने वाले हैं। तो ये एक्सेलेरेशन का रिलेशनशिप आ गया। a1 है dv1 by dt इज द एक्सेलेरेशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, a2 है सेकेंड पार्टिकल का, एंड सो ऑन। और कैपिटल ए जो है वो एक्सेलेरेशन है सेंटर ऑफ मास का। Now, from Newton's second law क्या कहता है? The force acting on the first particle is given by F1 equal to m1a1, F equal to ma से लिखा हमने। ऐसे ही सेकंड का, तो अब यहाँ आप देख रहे हैं कि फोर्सेस में भी रिलेशन आ गया है सेंटर ऑफ मास के लिए और डिफरेंट पार्टिकल्स के पर लगने वाले फोर्सेस में। तो उन सारे फोर्सेस का सम होगा m a के बराबर, ऐसा हम कह सकते हैं। Thus, the total mass of a system of particles times the acceleration of its center of mass is the vector sum। अब यह वेक्टर नोटेशन आ गया बच्चों, ध्यान रखना है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। नोट, when we talk of the force F1 on the first particle, it is not a single force but the vector sum of all the forces on the first particle पे काम करने वाले सारे forces का वेक्टर सम है। Likewise, for the second particle, etc., among these forces, on each particle there will be external forces exerted by bodies outside the system and also internal forces exerted by the particles on one another। तो जब हम 11th क्लास में ही इंटर एटॉमिक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे पार्टिकल आपस में भी तो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। सॉलिड सॉलिड क्यों है? क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं या एटम्स मॉलिक्यूल्स लेवल पे जाएं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो एक इंटरनल फोर्सेस हैं, फिर एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। बड़े लेवल पे इसको ऐसे समझ सकते हैं, नाव में एक कुत्ता है, तो वो कुत्ता अगर मूव कर रहा है नाव में, इधर से उधर चल रहा है, कुत्ता नहीं तो आदमी मान लो, कुत्ता बुरा मान रहे हो आप तो आदमी मान लो, आदमी अगर नाव में चल रहा है इधर से उधर, तो फोर्स जो लग रहा है वो सारा का सारा इंटरनल है, एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है। तो ऐसे कई क्वेश्चन हमें मिलने हैं, सॉल्व भी करेंगे हम। तो नाव का सेंटर ऑफ मास, नाव प्लस मैन का कंबाइंड, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव करने वाला नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगेगा, ये समझने की बात है। इसी तरह से रेल की बोगी या बस में बैठे बैठे आप परेशान हो गए, बस ड्राइवर चला नहीं रहा, आपने सोचा अंदर से धक्का मार के चलाएं, इंटरनल फोर्स से नहीं चलेगा, ठीक है। सो इसको हम समझते हैं। There will be external forces exerted by bodies outside as well as internal forces exerted by particles on one another. We know from Newton's third law that these internal forces occur in equal and opposite pairs, and in the sum of forces, equation 7.10, their contribution is zero। वो एक दूसरे को मतलब उनका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल देखा जाए तो, क्योंकि इंटरनल है, only the external forces contribute to the equation। We can then rewrite equation 7.10 as, इसको और ज्यादा सही फॉर्मेट में लिखते हुए हम लिखते हैं ma equal to f external, जहां पर f external रिप्रेजेंट करता है the sum of all external forces acting on the particles of the system, सारे के सारे। तो ये ऑलरेडी डार्क बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है और ये हमारे काम का कंसेप्ट है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मूव्स, इस तरह से मूव करता है एज इफ ऑल द मास ऑफ द सिस्टम वाज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ मास एंड ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस वर अप्लाइड एट दैट पॉइंट। इस तरह से काम करता है जैसे जो सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो उस सेंटर ऑफ मास पे काम कर रहा हो। तो बूमेरंग अगर आपने नाम सुना है, बूमेरंग एक डिवाइस होता है घुमा हुआ सा, उसको ऐसे घुमाकर फेंकते हो, घूम कर वापस आता है। तो उसके मोशन से समझा जा सकता है काफी कुछ, सेंटर ऑफ मास के मोशन को। नोटिस, टू डिटरमाइन द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, नो नॉलेज ऑफ इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज रिक्वायर्ड। फॉर दिस पर्पस वी नीड टू नो ओनली द एक्सटर्नल फोर्सेस, उनको जानना जरूरी है। To obtain equation 7.11, we did not need to specify the nature of the system of particles. The system may be a collection of particles in which there may be all kinds of internal motions, वो हो सकते हैं बच्चों, और it may be a rigid body, वो भी हो सकती है, which has either pure translational motion और a combination of translation rotational motion में हो सकती है, पर हमें उससे लेना देना internal forces से नहीं है। Whatever is the system and the motion of its individual particles, वो कैसे आपस में बिहेव कर रहे हैं, द सेंटर ऑफ मास मूव्स अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 7.11, यानी वो तो ऐसे ही मूव करेगा, एक्सटर्नल फोर्सेस का सम जिधर उसको ले जाएगा उधर वो जाएगा।
जैसे ये बॉटल मेरे पास है बच्चों, इसमें लिक्विड भरा है। अब अंदर लिक्विड कैसे भी मूव कर रहा हो, इसके मोशन पर असर नहीं डालेगा। हाँ, मैं इसको फेंकता हूं तो ये इसका जो मूवमेंट होगा वो डिपेंड करेगा मैंने एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया, और उसके हिसाब से उसका सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। Instead of treating external bodies as single particles, as we have done earlier chapter, we can now treat them as system of particles. ना, अभी तक हमने क्या माना था? पॉइंट मास मान लिया था बच्चों, हमने मान लिया था सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड है एट ए सिंगल पॉइंट। बट द फैक्ट इज अब तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो हम उनका सेंटर ऑफ मास ढूंढ के उस तरह से उसको ट्रीट करेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मान लेंगे। वी कैन ऑब्टेन द ट्रांसलेशनल कंपोनेंट ऑफ देयर मोशन, वो हम निकाल सकते हैं v1 v2 v3 वगैरह। दैट इज मोशन center of mass of the system by taking the mass of the whole system to be concentrated at the center of mass and all the external forces on the system to be acting on the center of mass. तो ये center of mass का important concept है। This is the procedure that we followed earlier in analyzing forces on bodies and solving problems. ऐसा मान सकते हैं कि हमने जब particle माना था तो वो particle actual में center of mass था। Without explicitly outlining and justifying the procedure, we now realize that in earlier studies we assumed, without saying so, that rotational motion or internal motion of the particles were either absent or negligible, या तो नहीं था या बहुत ही कम था। We no longer need to do this. अब जब rotational motion की जानकारी हमने ले ली है या पढ़ रहे हैं हम, we have not only found the justification of the procedure we followed earlier, जो हमने पॉइंट मान लिया था, हालांकि पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं था, तो जस्टिफिकेशन यहां से मिलता है। बट वी आल्सो हैव फाउंड हाउ टू डिस्क्राइब एंड सेपरेट द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी व्हिच मे बी रोटेटिंग एज वेल और टू ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स विद ऑल काइंड्स ऑफ इंटरनल मोशन। तो घूमती हुई रोटेटिंग बॉडी है, अगर हमने देखा ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन रोलिंग वो सब लिंक किया हमने, तो यहाँ पर एक डायग्राम आप देख पा रहे हैं जिसमें जैसे कोई पटाखा आपने फेंका और यहाँ एक्सप्लोड हुआ, तो टुकड़े तो बिखर गए। जैसे सूतली बम आप फोड़ते हैं तो सूतलियां तो इधर उधर छितरा जाती हैं, पर वो इस तरह से जाती हैं कि उसका सेंटर ऑफ मास अभी भी उसी पाथ को फॉलो करता है जिस पाथ पर प्रोजेक्टाइल मोशन उसको करना था। तो यही समझने की बात है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फ्रैगमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल कंटिन्यूज along the same parabolic path which it would have followed if there were no explosion. अब आप अगर ये एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा? हाथ में 3-4 पत्थर लीजिए, सेफली, उधर आसपास कोई नहीं होना चाहिए, खुला मैदान, खाली मैदान होना चाहिए। उन 3-4 पत्थरों को फेंकिए, ठीक है, वो मान लेंगे हाथ में एक्सप्लोड हो गया, ऐसा मानेंगे हम, एक्सप्लोजन हो गया। अब वो जिस डायरेक्शन में इधर उधर जाकर गिरते हैं, अब इमेजिन कीजिए कि उसका सेंटर कहाँ होगा, है ना? उन 4-5 पत्थर जहां जाकर गिरते हैं उनका सेंटर लोकेट कर लीजिए। तो सेंटर पॉइंट जहां आएगा उतने ही मास का एक सिंगल स्टोन, एक अकेला एक पत्थर उतने ही लगभग मास का, उसको फेंकिए उतने ही फोर्स से, सेम फोर्स से, तो आप देखेंगे वो सेंटर ऑफ मास पे जाकर गिरेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट बच्चों आप कर सकते हो। अब पत्थर के साथ ना करके अगर आप थोड़े और क्रिएटिव हो तो वो जो कागज वाला रॉकेट है वो बना सकते हो, जिसको रबर बैंड से हम प्रोजेक्ट करते हैं। अब एक के बजाय 2-3-4 रॉकेट प्रोजेक्ट करो और वो 4 रॉकेट के बराबर मास का एक सिंगल रॉकेट प्रोजेक्ट करो। ये ज्यादा एक्यूरेटली किया जा सकता है बच्चों, आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो एक सिंगल रॉकेट 4 पेज लेकर एक अकेला रॉकेट बनाया, उसको प्रोजेक्ट करो, वो जहां जाकर गिरेगा, वो जो 4 रॉकेट अलग अलग जगह जाकर गिरे हैं उनको पॉइंट को लोकेट करके वो जो भी आकृति बनी, जो भी शेप बना, उसका सेंटर आप लोकेट करोगे तो वो सेंटर वही होगा जहां पर वो सिंगल एक 4 पेज से बनाया गया अकेला रॉकेट जाकर गिरता है। सो इंटरेस्टिंग एक्टिविटी रहेगी, अगर आप करते हो तो इसका वीडियो बनाकर भेजना बच्चों। आपका यूट्यूब चैनल बना लो आप, उस पर ये वीडियो अपलोड करना, फिर मेरे को लिंक भेजना, मैं देखूंगा, है उसको आगे प्रमोट करेंगे। फिगर 7.12 मेरे वीडियो में भी यूज कर लूंगा मैं, ठीक है, आप अगर परमिशन दोगे तो। इज अ गुड इलस्ट्रेशन of equation 7.11
A projectile following the usual parabolic trajectory explodes into fragments midway in air. The forces leading to the explosion are internal forces, क्योंकि अंदर से आए, बाहर से तो कोई फोर्स वो तो हमने फेंका था बस वही लगाया था, या mg लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है. They contribute nothing to the motion of the center of mass. The total external force, namely the force of gravity, जो उस समय काम कर रहा है, क्योंकि फेंकने के बाद तो हमारा फोर्स भी काम नहीं कर रहा, उस पर ग्रेविटी काम कर रही है, acting on the body, is the same before and after the explosion. The center of mass under the influence of the external force continues therefore along the same parabolic trajectory as it would have followed if there were no explosion. नहीं होता तो कहाँ जाकर गिरता वो बम, फूट गया तो उसके टुकड़े जो गए उनका जो सेंटर होगा वो कहाँ मिलेगा, बोथ विल बी सेम. तो बच्चों ये हमने समझा सेंटर ऑफ मास के मोशन को. वेलोसिटी के लिए इक्वेशन निकाली, एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन, उनमें लिंक किया. अब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस पे क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे. मैं वीडियो को और इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा बच्चों. फिलहाल इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.